ऑल राइट, ये डेली करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है पीडीएफ, बट स्टिल इसको जल्दी जल्दी करना होगा। सो देखो, यहाँ पे कोई अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं होगा, है क्या? नहीं है, ठीक है, छोड़ो, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। देखो ऐसा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फ्लैग्स स्टडी इंक्रीज इन प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट इन स्टेट्स एंड डिक्रीजिंग एनरोलमेंट्स इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स। तो अब ये डेटा कहाँ से मिला है तुम्हें? UDISE+ से मिला है। 36% प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट इन 23-24 हुआ है। द मिनिस्ट्री हैज़ आस्क्ड द स्टेट्स टू टेक स्टेप्स टू रिवर्स द ट्रेंड ऑफ डिक्रीजिंग एनरोलमेंट इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 2023-24 के बीच 73% गवर्नमेंट स्कूल्स, मतलब टोटल स्कूल्स इन आंध्रा में से 73% गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, which enroll about 46% of students, whereas the 25% available private schools of the entire schools enroll 52% of the total students. तो ये कितना asymmetrical है दिख रहा है। Then factors leading to increase in private school enrollment over public schools, तो rising demand for quality education. Parents prefer private schools perceived to provide better quality education, infrastructure and teaching standards. ये तो सब लोग जानते हैं। देन इन्वेस्टमेंट की बात करो तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन वाज 4.6% ऑफ द जीडीपी इन द ईयर 2021, विच वाज रिड्यूस्ड टू 4.1% इन 2022। अब ये घटाने की क्या ज़रूरत थी? सो दिस इज़ लोअर दैन 6% ऑफ द जीडीपी एज एनविसाज्ड इन द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी 2020। नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बनाया गया था, उसमें तो साफ साफ बोला गया था कि 6% ऑफ द जीडीपी को हम स्कूल एजुकेशन में देंगे। दे कितना रहे हो 2022 में तुम? 4.1। स्टेट रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग की बात करो तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज एंड करप्शन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इम्पैक्ट लर्निंग आउटकम्स। एग्जांपल टीचर एब्सेंटिज्म प्रॉब्लम, इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील एक्सेट्रा। इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, ऑगमेंटेड एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एक्सेट्रा। अब वैसे इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम यहाँ लिखना ठीक नहीं लग रहा है, बिकॉज इट इज़ बीइंग बीटन डाउन बाय द इन्फ्लेशन, ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एनीवेज, कुछ पॉजिटिव देख लो। इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स विद अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल चॉइस ड्यू टू ग्रोथ ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। एग्जाम्पल, अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्राइवेट स्कूल्स आर मैंडेटेड टू ऑफर 25% सीट्स टू स्टूडेंट्स फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज़। तो इस तरह से कम इन 25% बच्चों को क्वालिटी और एफिशिएंट एजुकेशन मिल पाएगा। Increasing educational choice in type, style and quality of education. Wider availability of funding of education system by non-state education providers through innovative financing mechanisms. Negative implications क्या हैं? Commercialization of education होगा. It defeats the principle of equality of educational opportunities and right to education in Article 21A. Perpetuates economic and socio-cultural inequality. एग्जाम्पल, वाइडनिंग ऑफ अर्बन रूरल कास्ट एंड क्लास डिस्पैरिटीज़। फिर दूसरा नेगेटिव है डिसएंगेजिंग पब्लिक एजुकेशन। इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स अंडरमाइंस स्टेट्स ऑब्लिगेशन, लीडिंग टू इट्स डिसएंगेजमेंट इन पब्लिक एजुकेशन एंड फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ क्वालिटी। डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन बाय हैविंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग। ठीक है, ये सब कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशन है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आंध्रा वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। और UDISE+ ने ये बताया है कि 36% प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट हुआ है 2023-24 में, और आंध्रा में 73% ऑफ द एंटायर स्कूल्स आर गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ विच, जिसमें कि केवल 46% स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं, जबकि देर आर ओनली 25% प्राइवेट स्कूल्स इन आंध्र प्रदेश जो कि 52% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स को एनरोल कर लेते हैं। उसके बाद ये है कि वैसे तो बोला गया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि 6% ऑफ द जीडीपी को स्कूल एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है। 2021 में 4.6 हुआ था और 2022 में 4.1% हुआ था। ठीक है, इसके अलावा कुछ मॉनिटरिंग और स्टेट रेगुलेशन में भी कमी है, जैसे टीचर एब्सेंटिज्म है, करप्शन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, साइफनिंग ऑफ द फंड्स विच हैव बीन डेडिकेटेड फॉर स्कीम्स लाइक मिड डे मील, इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान एंड मिड डे मील। ये सब कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल हो गया। फर्स्ट एवर बैच ऑफ 17 फीमेल कैडेट्स पास आउट फ्रॉम नेशनल डिफेंस अकेडमी। देखो, एनडीए में पहला फीमेल कैडेट्स का एक बैच पास हुआ है। दिस इवेंट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इंक्लूसिविटी इन द इंडियन मिलिट्री। It also signifies the breaking of gender barriers and sets a precedent for future generations of women aspiring to serve in India's defense services. In 2021, Supreme Court had directed to admit women in the NDA.
Subsequently, the first batch was admitted in the year 2022. Established in 1954 in Khadakwatla near Pune, Maharashtra, NDA is the Joint Services Training Academy and Undergraduate School of the Indian Armed Forces. तो ये 1954 में बना था. It is the first tri-service academy in the world. अच्छा, यहाँ तीनों का होता है. Significance of women participation क्या है? देखो, जेंडर इक्वालिटी हमारा जो आर्टिकल में प्रोविजन है 14, 15 और 16, ये रियलाइज़ हो जाएगा, जो कहता है कि प्रोविजन ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अपॉर्चुनिटीज़ इज़ इन द लाइन विद द राइट इक्वालिटी ऑफ 14, 15 एंड 16. टैलेंट पूल एंड रिक्रूटमेंट बढ़ जाएगा. विमेन इन द एज ऑफ साइबर वॉरफेयर एंड डिजिटली इक्विप्ड वेपन्स कैन हैंडल वेपन सफिशेंटली. ज़रूरी नहीं है कि बल का प्रयोग से ही इस आज के समय के वॉर्स जीती जाएँ. बहुत साइबर वॉरफेयर हो रहा है, तो उसमें विमेन का भी टैलेंट पूल उठाया जा सकता है, काम में लेवरेज में लिया जा सकता है. फिर ह्यूमैनिटेरियन एंड पीस मेकिंग मिशंस की बात करें तो विमेन कैन कनेक्ट better to the local population, especially in societies where cultural norms may limit interactions with male soldiers. तो पीस कीपिंग मिशंस में ज़्यादा अच्छा हो सकता है. फिर चैलेंजेस की बात करें तो लैक ऑफ सोशो कल्चरल एक्सेप्टेंस फॉर वुमेन इन डिफेंस एंड लीडरशिप, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा. जैसे कृषि तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ वुमेन स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी करना पड़ेगा. एनीवेज, इवोल्यूशन ऑफ रोल ऑफ वुमेन इन डिफेंस फोर्सेस की बात करो तो 1888 में वुमेन्स एडमिशन इन द इंडियन आर्मी बिगिंस इन द इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 1888 में. फिर इंडक्शन ऑफ वुमेन इन द शॉर्ट सर्विस कमीशन आउटसाइड ऑफ मेडिकल सर्विस, सो दैट हैपेंड इन 1992. 2020 में फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स परमानेंट कमीशन टू वुमेन. दैट वाज द फेमस केस ऑफ बबीता पुनिया केस. इसका नाम इंपॉर्टेंट है, सीधे MCQ बनेगा, बबीता पुनिया केस. 1950 में एक आर्मी एक्ट प्रोहिबिट्स फीमेल रिक्रूटमेंट एक्ट में ही लिखा हुआ था 1950 के. फिर 2015 में इंडियन एयरफोर्स ओपन्स फाइटर पायलट ट्रेनिंग टू वुमेन एंड 2022 में एंट्री ऑफ वुमेन इन कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस थ्रू अग्निवीर स्कीम. ठीक है, तो ये छोड़ो. इसमें 1888 में इम्पॉर्टेंट है, नर्सिंग सर्विसेज में इंडक्ट करने का प्रोविज़न था. 1992 में इंडक्शन ऑफ वुमेन इन द शॉर्ट सर्विस कमीशन आउटसाइड ऑफ नर्सिंग रोल्स या आउटसाइड ऑफ मेडिकल सर्विसेज भी शॉर्ट सर्विस कमीशन में अलाउ किया इंडक्शन ऑफ वुमेन. 1950 में हाउएवर इंडियन आर्मी में आर्मी एक्ट में जो है लिखा हुआ है 1950 वाले में कि वुमेन को हम लोग रिक्रूटमेंट नहीं देंगे. 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के बेसिस पे आउटसाइड ऑफ मेडिकल सर्विसेज में कुछ जगह इंडक्ट किया. 2020 में बबीता पुनिया केस आ गया. ठीक है, 2022 में अग्निवीर में वुमेन को भी अलाउ कर दिया. अब ये एक आर्टिकल है, जूनोटिक डिजीज़ आउटब्रेक्स रिपोर्टेड अंडर इंडियाज़ इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम 2018 से 23 तक का एक एनालिसिस हुआ है दैट रिवील्स दैट द आउटब्रेक्स रिपोर्टेड इन इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम बिटवीन दिस पीरियड 8.3% was zoonotic with a median 7 monthly zoonotic outbreaks. तो बस इसमें एक ये संस्था का नाम याद रखना है, इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम, ये करवाता है सर्वेलेंस. दूसरी चीज़, जापानीज एन्सेफेलाइटिस अकाउंटेड फॉर 29% ऑफ जूनोटिक आउटब्रेक्स फॉलोड बाय लेप्टोस्पिरोसिस एंड स्क्रब टाइफस. अच्छा, so north east region contributed to around 1/3 of zoonotic diseases outbreaks followed by southern region. तो ये कुछ हैं, दो एटलीस्ट एक दो डिजीज़ का नाम, जैसे स्क्रब टाइफस हो गया, और एटलीस्ट ये तो पता चल रहा है कि स्क्रब टाइफस इज़ कॉज्ड बाय अ जूनोटिक सोर्स, और लेप्टोस्पिरोसिस और जापानीज एन्सेफेलाइटिस, दीज आर ऑल जूनोटिक ओरिजिन डिसीजेस. एंड पहले नंबर पे है नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा आउटब्रेक हुआ है, फॉलोड बाय साउथ इंडिया. अबाउट जूनोटिक डिजीज़ की बात करें तो zoonoses आर डिफाइंड एज दोज डिजीज़ एंड इन्फेक्शंस विच आर नेचुरली ट्रांसमिटेड बिटवीन द वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड पीपल. अच्छा, जो वर्टिब्रेट एनिमल से निकल के हमारे ह्यूमंस को अफेक्ट करता है उनको हम जूनोसिस बोलते हैं एज पर WHO. देन जूनोटिक पैथोजेंस में भी बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक तीनों प्रकार के हो सकते हैं, किसी भी मीडियम से मतलब प्रोपिगेट कर सकते हैं. ग्लोबली अबाउट मिलियंस ऑफ डेथ्स अकर एवरी ईयर फ्रॉम जूनोसिस एंड 60% ऑफ रिपोर्टेड एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज ग्लोबली आर जूनोसिस. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटिव्स क्या लिया गया है. देखो, एक तो यही बना दिया गया है IDSP monitors data on 6 zoonotic diseases of human health importance, example anthrax, Crimean Congo hemorrhagic fever, rabies, Kyasanur forest disease, leptospirosis and scrub typhus. तो ये जो है
इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम, ये 6 प्रकार की जूनोटिक डिजीज़ अफेक्टिंग ह्यूमंस को मॉनिटर करता है और पब्लिश भी करता है रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम। तो वो 6 में से एक तो स्क्रब टाइफस है, एक ये, और फिर लेप्टोस्पिरोसिस, फिर एक है ये रेबीज़ कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज़, अगेन अ जूनोटिक डिजीज़। दैन क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, ये भी एक जूनोटिक डिजीज़ है, और एक एंथ्रैक्स है। तो ये 6 को करता है। तो एक ये इनिशिएटिव हो गया। दैन नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ जूनोसिस। नेशनल, ये कैसा नाम है? नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम aims to institutionalize One Health at national, state and district level, integrated surveillance, integrated community outreach program on One Health। ठीक है, नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ जूनोसिस। ठीक है, फिर तीसरा है डिजीज स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लेप्टोस्पिरोसिस एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड वेनोमिंग। तो कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे उसमें लिख सकते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड वेनोमिंग, प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लेप्टोस्पिरोसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ध्रुव क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स जो आता है, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आना चाहिए। ये हैज़ रिलीज्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द फ्रेमवर्क फॉर ध्रुव, अ नेशनल लेवल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ध्रुव क्या है? ध्रुव एक नेशनल लेवल का DPI है। ध्रुव एक नेशनल लेवल का DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इट क्रिएट्स अ सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट through which users can share accurate address information by leveraging a geo-coded framework. It creates a secure digital environment through which users can share accurate address information by leveraging geo-coded framework. Users can share accurate address information by leveraging geo-coded framework। ठीक है, the aim is to recognize address information management as a foundational public infrastructure vital for effective governance, inclusive service delivery and enhanced user experience। इसमें 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, representing geographic coordinates latitude longitude developed by creating uniform grids on India's territory। DigiPin uniquely identifies locations using geospatial data। तो इसमें 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, और जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड बनाया गया है। देन डिजिटल एड्रेस लेयर, इट इज़ अ यूज़र सेंट्रिक कंसेंट बेस्ड सिस्टम built on DigiPin, allowing users to create customized labels to represent their DigiPin and descriptive addresses। तो इससे फ़ायदा क्या है? सिटीजन्स के लिए क्या फ़ायदा है? ईजी आइडेंटिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स, राशन डिलीवरी एंड एमरजेंसी सर्विसेज, इम्प्रूव्ड ई-कॉमर्स, पोस्टल एंड कुरियर सर्विस एक्यूरेसी। एंड प्राइवेट सेक्टर को क्या है? लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। ईजेस एड्रेस वेरिफिकेशन फॉर बैंक्स, NBFCs, टेलीकॉम्स एंड फिनटेक कंपनीज। एंड बिजनेसेस कैन सर्व रिमोट एरियाज विद बेटर एक्यूरेसी। और गवर्नेंस के क्षेत्र में एक्सटेंड्स द रीच ऑफ गवर्नेंस टू अंडर सर्व्ड एरियाज, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एंड बेटर प्लानिंग ऑफ अर्बन मैनेजमेंट। ये सब फ़ायदे हो सकते हैं। थोड़ा सा इस पर और देखना पड़ेगा, ये इनफ नहीं लग रहा है ध्रुव वाला। ठीक है, ChatGPT अगर हम इनसे पूछें कि अबाउट ध्रुव स्कीम, सो ध्रुव इंट्रोड्यूस्ड इन 2025 by India's Department of Posts under the Ministry of Communications is a national initiative to create a standardized geo-coded digital address infrastructure। Standardized geo-coded digital address infrastructure। ठीक है, it builds on the earlier DigiPin system, assigning secure grid-based address to every 4 meter by 4 meter area as an address as a service framework। It enables citizens to manage and control their verified address data for seamless sharing with government and private entities by enhancing address accuracy and interoperability। Dhruv improves service delivery in governance, logistics, fintech, and emergency response while empowering individuals through consent-based data use। तो यहाँ पे एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, geo-coded digital address infrastructure built upon the DigiPin system और ग्रिड बेस्ड एड्रेसेस टू एवरी 4 मीटर बाय 4 मीटर एरिया। ग्रिड बेस्ड एड्रेसेस अलॉटमेंट किए गए हैं बेसिकली हर 16 स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो ग्रिड बेस्ड एड्रेसेस अलॉटेड टू एवरी 4 मीटर बाय 4 मीटर एरिया
एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ग्रिड बेस्ड एड्रेसेस फॉर एवरी 4 मीटर बाय 4 मीटर एरिया, और दूसरी चीज़ है जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरी लाइन एज एड्रेस एज अ सर्विस फ्रेमवर्क, इट enables citizens to manage and control their verified address data, और consent based data यूज़ भी है। ठीक है, तो ये है ध्रुव, ठीक है, अच्छा है। नाउ ये क्या है, चाइना लॉन्चेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। ये क्या है, देखो अभी तक क्या है कि दो ही बने हुए थे कि ICJ और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। However, so far there was no established intergovernmental organization for the mediation method of dispute settlement. वैसे UN का एक चार्टर है 33, उसमें आर्टिकल नंबर 33 में सारे प्रकार के जो भी तरीके होते हैं, जुडिशल तरीके होते हैं, आर्टिकल 33 ऑफ द UN चार्टर में पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के लिए 6 तरीके बताए हैं, नॉट 6, नेगोशिएशन, इंक्वायरी, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड जुडिशल सेटलमेंट, 6 ही तो हैं। ठीक है, तो इसमें से मीडिएशन का इस्तेमाल करते हुए चाइना ने अपना एक नया बना दिया है, इंटर गवर्नमेंटल जुडिशल सेटलमेंट सॉर्ट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, हांगकांग में बनाया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, IOM। ठीक है, अच्छा वैसे ICJ का जो है ये द हाग नेदरलैंड्स में है, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसका भी हाग नेदरलैंड्स में है। देन इसके अलावा ये है, रशिया हैज़ कॉल्ड फॉर द रिवाइवल ऑफ रशिया इंडिया चाइना RIC फॉर्मेट। Russia is pushing to revive the Russia-India-China trilateral format, citing signs of de-escalation of in India-China border tensions. So Russia-India-China is an informal trilateral strategic grouping. देखो पहली बात तो informal है ये। It was conceptualized by Russia in the late 1990s to counterbalance to Western dominance. Over the years, it facilitated over 20 ministerial level meetings, fostering cooperation in foreign policy, economics and security among the three nations. However, the format is dormant since the 2020 Galwan Valley clashes between India and China. तो 20 से ज़्यादा मिनिस्टेरियल लेवल पे मीटिंग और कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, विभिन्न एस्पेक्ट्स पे सच एज इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी एट्सेट्रा अमंग द थ्री नेशंस। और 1990s लेट 1990s में रशिया द्वारा कंसेप्चुलाइज किया गया था वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये फॉर्मेट जो है भले इनफॉर्मल हो, ये 2020 गलवान क्लैश के बाद से अभी डॉर्मेंट पड़ गया है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लार्जेस्ट यूरेशियन कंट्रीज़ इसमें समा जाती हैं, जैसे RIC कंट्रीज़ ऑक्यूपाई ओवर 19% ऑफ द ग्लोबल लैंड मास एंड कंट्रीब्यूट टू ओवर 33% ऑफ द ग्लोबल GDP। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द लैंड मास एंड 1/3 ऑफ द ग्लोबल GDP। ऑल थ्री कंट्रीज़ ऑल्सो आर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, G20 एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीलेटरलिज्म के क्षेत्र में इट अपोजेस यूनिलैटरलिज्म एंड सपोर्ट द आइडिया ऑफ मल्टीपोलर ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल। नॉन वेस्टर्न वॉइस की बात करें तो RIC ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबल इशूज़, advocating for equity and reforms in global institutions. All the three are nuclear powers of, and Russia and China are permanent members of the UN Security Council as well. So, but since UN Security Council is itself plagued with certain fundamental problems and allegations as well, like it is showing a bipartisan attitude favoring the Western nations against the developing countries. तो उस लिहाज से RIC अगर बनता है तो उसमें रशिया और चाइना UNSC के मेंबर्स हैं, और फिर इंडिया अपना जो डेवलपिंग नेशन का जो भी उसके साथ भेदभाव होता है UN के द्वारा, वहाँ पे अपनी आवाज़ उठा सकता है RIC के माध्यम से। और रशिया और चाइना बीइंग द परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC, UN तक इंडिया का केस थोड़ा और ग्रेविटी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। देन यूरेशियन इंटीग्रेशन की बात करें तो RIC कैन कॉम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक INSTC, अब ये क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। अब INSTC के बारे में ज़रा देख लो क्या है ये, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड हाउ विल इट बी यूज़फुल फॉर इंडिया। तो INSTC जो है ना, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर is a strategic multimodal network initiated in 2000 by India, Iran, Russia, and formally ratified in 2002 to connect the Indian Ocean with Northern Europe via Iran and the Caspian Sea. ये तो यही है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ईरान, रशिया और इंडिया। ठीक है, स्पैनिंग रफली 7200 किलोमीटर्स। दिस राउट कम्बाइंस सी, दैट इज़ मुंबई का क्या है, मुंबई का बंदर अब्बास रोड, बंदर अंजाली, नहीं मुंबई से तुम बंदर अब्बास जोड़ रहे हो, फिर रोड, ये रोड के नाम है भैया,
दिस रूट combines सी that is Mumbai with Bandar Abbas, फिर रोड बंदर अंजाली एंड देन फाइनली कैस्पियन फेरी टू अस्ट्राखान एंड रेल अप टू मॉस्को एंड बियॉन्ड। तो इससे इंडिया का क्या बेनिफिट है? देखो, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मल्टी मॉडल में जो नदी वाला वाटरवे होता है ट्रांसपोर्ट फॉर कार्गो एट्सेट्रा, वो टेरेस्ट्रियल वाले से काफ़ी सस्ता पड़ता है, फ्यूल एफिशिएंट मेथड होता है, हालांकि स्लो तो होता है बट सस्ता होता है, प्लस पोल्यूशन भी कम करता है। सो टाइम एंड कॉस्ट सेविंग cuts transit time nearly in half compared to Suez Canal and reduces shipping costs by 30% or approximately $2,500 per 15 tons। तो ये हो गया। सुएज़ कनाल पर निर्भरता आज की डेट में पूरी दुनिया की है, तो अगर हम लोग एक ये अल्टरनेटिव बनाते हैं तो दैट कैन वर्क एज अ बैकअप, और ये सस्ता भी है, टाइम एफिशिएंट और कॉस्ट एफिशिएंट भी है कंपेयर टू सुएज़ कनाल। फिर बाईपास चोक पॉइंट्स, वैसे हम बता ही चुके हैं ये कि कंजस्टेड रहता है सुएज़ कनाल हमेशा, रेड सी वाला जो है, और वहाँ पे खतरे भी होते हैं, डिसरप्शंस लाइक हाउती अटैक्स भी होते रहते हैं। फिर एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड यूरेशिया एनेबल स्मूथ ट्रेड विद सेंट्रल एशियन नेशंस, रशिया, यूरोप। वहाँ तक एक बार पहुँच गए तो फिर हम मॉस्को से फिर यूरोप में भी अपना बेच सकते हैं। तो एक सेंट्रल एशियन इंडिया का जो कनेक्ट बनाना चाहता है सेंट्रल एशिया के साथ, वो भी इम्प्रूव होगा। एनहांस चाबहार सिनर्जी। अब ये ईरान India's investment in Chabahar port integrates into INSTC, further boosting regional logistics and trade। तो चाबहार पोर्ट का भी, चूँकि इंडिया ने वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है ईरान के लिए, तो उस पोर्ट का भी इस्तेमाल करके हम INSTC वाले अपने कॉन्सेप्ट को मैनिफेस्ट रियलाइज़ करा सकते हैं। देन इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल लेवरेज, इट strengthens India's foothold in Eurasia, complements alternatives to initiatives like China's BRI and secures diversified supply routes। आज की डेट में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ एजेंडा स्पेसिफिक एज वेल एज रीजनल एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी बेस्ड। और नेशनल सिक्योरिटी बेस्ड में भी कैसा है? सेल्फ हेल्प फर्स्ट। और सेल्फ हेल्प कैसे कर पाओगे? जब तुम अपनी सप्लाई चेन स्ट्रेंथन करोगे, ऑल्टरनेटिव्स खोजोगे, एंड ठीक है, अलाइड नेशंस के साथ अपना सप्लाई चेन ऐसा दुरुस्त कर लोगे कि तुम्हें एक या दो सप्लाई चेन डिसरप्शंस के होने से तुम्हें नुकसान नहीं होगा। सो इन अ सेंस ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर promises faster, cheaper and strategically resilient trade, positioning India as a key logistics hub including South Asia to Eurasia and Northern Europe। ठीक है, यही तो था ना। हाँ, अब ये देखो, ये हो गया। चैलेंजेस क्या हैं इसमें? देखो, अब चाइना और इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट होता रहता है। दूसरी चीज़, not just about the trade deficit that India has with China, but there is also a trust deficit between India and China। Strategic balancing by India. India's growing ties with the West and its role in the Quad may complicate its simultaneous engagement with the RIC grouping। इंडिया ऑलरेडी थोड़ा सा एंगेजमेंट लेवल पे देखा जाए तो वेस्ट के साथ ज़्यादा करता है, अब जो भी हो, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट हो उस वजह से। और यहाँ पे चाइना और रशिया दोनों कम्युनिस्ट ऑलमोस्ट आइडियोलॉजी से, द लेगेसी हैज़ बीन कम्युनिज्म, और वेस्ट तो कैपिटलिज्म, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। देन रशिया चाइना डायनेमिक्स देखा जाए तो रशियाज़ ग्रोइंग क्लोजनेस विद चाइना स्पेशली इन द वेक ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट माइट रेज कंसर्न्स इन इंडिया अबाउट द इम्पार्शियलिटी ऑफ द RIC प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो रशिया और चाइना यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो, ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट छोड़ो। ठीक है, अब ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जैसे ये GDP फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 कुछ एस्टिमेट्स निकाले गए हैं NSO के द्वारा। देखो, रियल GDP has been estimated to grow by 6.5%, and the real GDP I think it excludes the inflation adjustment, मतलब वो किया जाता है, जबकि जो nominal GDP है that has witnessed a growth rate of 9.8%। तो रियल पे ही ध्यान दो, ये estimated है 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इतना वो किया गया है। रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड is estimated at 171.8 lakh crore, while nominal GVA is estimated to be 300 lakh crore के आसपास। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज़ रिपोर्टेड अ 7.2% ग्रोथ रेट, एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ रिकॉर्डेड अ 7.1% ग्रोथ रेट। तो PFCE प्राइवेट फिक्स्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 7.2%, PFCE और GFCF दैट इज़ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट हैज़ गॉन अप बाय 7.1%। ये दोनों आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी को समराइज़ करने के लिए। GVA नॉमिनल 300 लाख करोड़, GVA रियल
172 लाख करोड़, और जीडीपी रियल 6.5%, जीडीपी नॉमिनल 9.8%। लेकिन प्रॉब्लम है, जैसे फिस्कल डेफिसिट स्टूड एट 4.8% ऑफ द जीडीपी according to data released by the CGA, Controller General of Accounts, meeting the revised estimates set by the union budget। और इतना ही टारगेट भी था। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग करके ही तो फिस्कल डेफिसिट पूरा किया जाता है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, ये बेसिकली फार्मूला होता है इसका फिस्कल ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का निकालने का। रेवेन्यू रिसिट्स जितना तुम्हें प्राप्त हुआ उसमें क्या जोड़ दोगे? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स वो जोड़ दोगे तो टोटल रिसिट्स आ जाएंगी, और टोटल रिसिट्स को घटा दोगे टोटल एक्सपेंडिचर से तो तुम्हारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स आर रिसिट्स विच आर नॉट बोरोइंग्स एंड डू नॉट गिव राइज टू डेट। इसके अलावा कुछ ये है, जैसे गोवा के बारे में बात करें, ऑन इट्स स्टेटहुड डे गोवा बिकम्स द सेकंड स्टेट आफ्टर मिजोरम टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास स्कीम। अब ये देखो, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। उल्लास बेसिकली इसी को रियलाइज़ करने में लगा है कि इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव फोकसेस ऑन इम्पार्टिंग फंक्शनल लिटरेसी एंड एनरिच लर्नर्स विद क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। तो आफ्टर मिजोरम गोवा हैज़ बिकम, ठीक है, सेकंड फुली लिटरल स्टेट। गोवा के बारे में बात करें तो इंडिया इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, केम अंडर द रूल ऑफ चालुक्यास ऑफ बादामी, राष्ट्रकूट्स ऑफ मालखेड़, विजयनगर एम्पायर एंड बाहमनी सुल्तनट्स। 1510 Alfonso de Albuquerque captured Goa from the Sultan of Bijapur and liberated Portuguese in the 1961 India got liberated and later formed as a union territory. Major rivers यहाँ पे मांडवी, जुआरी एंड चपोरा, 3 नदियों के नाम याद रखो, मांडवी, जुआरी, चपोरा। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया था, और चालुक्या से बादामी, राष्ट्रकूट से मालखेड़। ठीक है, कंवल टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? ये आंध्रा में है मेरे ख्याल से। तेलंगाना गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द टाइगर कॉरिडोर एरिया कनेक्टिंग कंवल टाइगर रिजर्व इन तेलंगाना विद द तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। दोनों को जोड़ के कॉरिडोर बना दिया है, और एज कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व, और एक नया रिजर्व बना दिया है, कंजर्वेशन रिजर्व। देन लोकेटेड इन द शाद्री माउंटेन रेंजेस अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी इन तेलंगाना। तो कंवल टाइगर रिजर्व गोदावरी के किनारे पड़ता है और शाद्री रेंजेस के किनारे पड़ता है। शाद्री गोदावरी साउंड सिमिलर, कंवल टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये क्या है? कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। देन सिचुएटेड इन द साउथ मोस्ट टिप ऑफ सेंट्रल इंडिया टाइगर लैंडस्केप हैविंग लिंकेजेस विद तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। तो फ्यूचर में हो सकता है कि कंवल टाइगर रिजर्व को इंद्रावती टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ में भी कनेक्ट करके एक कॉरिडोर बना दें। यहाँ क्या क्या मिलता है? टाइगर, लेपर्ड, नीलगाय, चिंकारा, फॉक्स, ठीक है। फिर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स, अब ये देखो प्रेसिडेंट देता है, और 15 नर्सेस को दिया गया 2025 में फॉर देयर एग्जाम्पलरी सर्विस इन स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ डिलीवरी। और ये अवार्ड 1973 से दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा फॉर मिडवाइफ्स, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स, लेडी हेल्थ विजिटर्स। So I think it is for women only. Then each award includes a certificate of merit, cash prize of 1 lakh and a medal. तो इसमें 1 लाख रुपए भी मिलता है। विटामिन B9 की बात करें, nearly 41% of urban adolescents in government schools across North India suffer from folate or vitamin B9 deficiency. ये जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं अर्बन स्कूल्स में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में, 41% ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम B9 deficiency. इसको फोलिक एसिड भी बोलते हैं। फोलेट इज़ द नेचुरल फॉर्म ऑफ B9, वाटर soluble and naturally found in many plants, helps to form DNA and RNA and is involved in protein metabolism as well. It is also needed to produce healthy red blood cells and is critical during periods of rapid growth such as during pregnancy and fetal development. Sources of folate include dark green leafy vegetables, beans, peanuts, etc. Folate deficiency leads to blockade of DNA synthesis and inter alia the symptoms of megaloblastic anemia. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है देख लेना। फिर इसके अलावा बर्च ग्लेशियर है, ये स्विट्ज़रलैंड में लोन्जा नदी के पास पड़ता है, वहाँ कोलैप्स हो गया, ठीक है। और बस इसमें और क्या, ये स्विट्ज़रलैंड होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन यूरोप हैज़ विटनेस्ड अ ड्रामेटिक लॉस ऑफ नियरली 40% ऑफ इट ग्लेशियर वॉल्यूम सिंस द ईयर 2000। अच्छा, तो यहाँ पे ये लोन्जा कोलैप्स ऑफ द बर्च ग्लेशियर ऑल्सो इम्पैक्ट द लोन्जा रिवर, ठीक है। फिर ये क्या है? फाइबर ऑप्टिक ड्रोन
द फाइबर ऑप्टिक्स फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड इन द रशिया यूक्रेन वॉर। अच्छा, FPV, fiber optics based FPV drones. They are wired kamikaze drones which use fiber optics instead of radio waves for navigation. तो इसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स। और द ड्रोन ऑपरेटर गेट्स एक्सेस टू हाई क्वालिटी इमेजेस एट हाई स्पीड इंप्रूविंग नेविगेबिलिटी एंड प्रिसिशन टारगेटिंग। ड्रॉबैक क्या है? कैन बी स्लोअर एंड द केबल कुड गेट इंटेंगल्ड इन ऑब्स्टिकल्स। अच्छा, delivers high quality images quickly and cannot be jammed। अच्छा, रेडियो वेव्स के बजाय ये किया जा रहा है फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल। ठीक है। अब नाइजीरिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल अबूजा है, वहाँ पे ये वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। देखो मैप में लिखा हुआ है यहाँ पे, गल्फ ऑफ गिनी के पास 111 लोग मर गए थे, फ्लड आ गई थी। और इट इज़ अफ्रीकाज़ मोस्ट पॉपुलस कंट्री नाइजीरिया। और ठीक है, क्लाइमेट ट्रॉपिकल होता है यहाँ, हरमट्टन विंड यहाँ बहती है। ड्राई विंड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट लास्ट ओवर 3 months इन द नॉर्थ। मेजर रिवर्स छोड़ो, लेक चैड फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द कंजंक्शन ऑफ चैड, कैमरून एंड नाइजीरिया एंड नाइजर। लेक चैड और चप्पलवड्डी एंड माउंट डिमलांग, चप्पलवड्डी एंड माउंट डिमलांग 2 माउंटेन है नाइजीरिया में। और लेक चैड पड़ता है। हरमट्टन विंड जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो आती है वो यहाँ पे आती है, नॉर्थ ईस्ट से इस तरफ आती है नाइजीरिया की तरफ। ठीक है, ये हो गया हमारा।